हेलो दोस्तों। तो आपका मेरे इस चैनल सीए पॉइंट में स्वागत है। और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल में, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स अपलोड की है पीजीबीपी से रिलेटेड, बट इस वीडियो से मैं आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ मैं जो भी आपको इसके साथ शेयर करूँगा वो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि हम लोग को पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा। तो आज हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं। और ये मैं भी कितने लेक्चर दे जाएगा मुझे नहीं पता, बट अप्रोक्स मुझे लगता है 6 से 7 वीडियोस मिनिमम जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये 6 से 7 वीडियोस कंप्लीट जो भी जाए अगर वो कंप्लीट देखते हैं तो आपको कैपिटल गेन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान हम लोग लगभग 70 से 80 क्वेश्चन भी करेंगे और वो मैं ही करवाऊँगा। और अगर आप वो भी 70 से 80 क्वेश्चन अगर आप भी अगर साथ में करते रहते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपको कैपिटल गेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग का जो पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि मान के चलिए जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस की और उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग साथ में करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा और लास्ट में पूरा क्वेश्चन कराऊँगा, वैसा नहीं। हम लोग साथ-साथ में क्वेश्चन भी करते जाएँगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे अगर क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोग वो क्वेश्चन को भी साथ में ही हैंडल करेंगे। ओके? तो ल मैं विदाउट कोई टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर 6 में कितने सेक्शन हैं। तो ओवरऑल इसमें 45 से 55 सेक्शन है। ओके, इसमें जो भी सेक्शन है तो हमारा सेक्शन जाएगा इसमें 45 टू 55। मैं आपको इसमें वीडियो में डिस्प्ले कर दूंगा वो सेक्शन के लिस्ट। तो सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 45, जो कि हम जानते हैं हम लोग कि ये चार्जिंग सेक्शन होता है। तो चार्जिंग सेक्शन मतलब जो भी कैपिटल गेन अगर ट्रांसफ़र होगा तो उस पे कैपिटल गेन चार्ज होगा। ठीक है, हमने दो वर्ड यूज की, एक बोला हमने कि कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट, और दूसरा है ट्रांसफ़र। तो दो वर्ड को समझना ज़रूरी है, कैपिटल एसेट क्या होती है और ट्रांसफ़र क्या होती है। तो अगर बात करें कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट अगर देखा जाए तो सारी एसेट कैपिटल एसेट होती है एक्सेप्ट पर्सनल मूवेबल एसेट। पर्सनल मूवेबल एसेट हमारी कैपिटल एसेट नहीं होती है, लेकिन पर्सनल मूवेबल एसेट में ज्वेलरी कैपिटल एसेट होती है। ठीक है, तो मान के चलिए जैसे कार, अगर आप कार बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ज्वेलरी है, वो चूँकि मूव ज्वेलरी आप यहाँ से वहाँ तो कर सकते हो, यानी कि आप मूव कर सकते हो, बट फिर भी उस पर कैपिटल गेन लगेगा। यही ऐसे यहाँ कैपिटल एसेट का मतलब है। इसके अलावा अगर बात करें तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होगी। इसके अलावा सम स्पेसिफाई बॉन्ड है, अगर आप वो होल्ड करके रखे हुए अगर उसको आप सेल करते हो तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड, ये भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और बाकी चीज़ें जिस कदर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आगे करते जाएंगे, उस कदर आपको समझ में आते जाएगा डिटेल अंडरस्टैंडिंग कैपिटल एसेट। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र की। यहाँ ट्रांसफ़र का मतलब ब्रॉडर टर्म में है। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अपना ज़मीन सेल की तभी
कैपिटल गेन लगेगी, ऐसा बात नहीं है। सपोज मैंने एक ज़मीन अपने दोस्त को दे दी, तो फिर और उसने बदले में मुझे कुछ बदले में मान के चलिए कार गिफ्ट कर दी। तो मैंने उसको ज़मीन दी, लैंड, और उसने मुझे कार गिफ्ट की। तो मेरे द्वारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ज़मीन हो रहा है, तो मेरे पे कैपिटल गेन लगेगा। बट अगर मेरे दोस्त, मान के चलिए मेरा दोस्त रितेश है, और रितेश ने मुझसे ये ज़मीन ली और रितेश ने बदले में मुझे कार दी, तो रितेश के हैंड में ये चार्जेबल नहीं होगा, क्योंकि रितेश कार एक्सचेंज कर रहा है। और कार हम चूँकि जानते हैं कि कार को कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाएगी, इस चलते रितेश के हैंड में ये चार्जेबल नहीं होगी। परंतु हमने लैंड उसको दी, और लैंड कैपिटल गेन में होती है। हम जब यहाँ लैंड बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, या आप ये करिए कि शहर के बीच में कोई होल्ड किए हुए लैंड उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे तो वो भी अगर ट्रांसफ़र मैं करूँगा तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगी। अच्छा, बात की जाए रूरल एग्रीकल्चर लैंड की, तो सपोज मैं एक्स और वाई, एक्स ने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड दी और वाई ने एक्स को रूरल एग्रीकल्चर लैंड दी, तो एक्स के हैंड में फिर भी कैपिटल गेन चार्ज होगी, क्योंकि एक्स ने तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र की है ना। हम ये नहीं देखेंगे कि हमें क्या रिसिप्ट हुआ, हम ये देखेंगे कि हमने जो ट्रांसफ़र किया वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। अगर वो कैपिटल एसेट है तो उस पर कैपिटल गेन चार्ज होगी। और तो सबसे ये आपका बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ट्रांसफ़र भी ब्रॉडर टर्म है, जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफ़र में मैनी चीज़ इंक्लूड है, जैसे कि सेल को भी ट्रांसफ़र मानी जाएगी। फिर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको वर्ड देखने को मिलेगी, रिलिक्विशमेंट, ये भी ट्रांसफ़र मानी जाएगी। एक्सटिंग्विशमेंट, ये भी ट्रांसफ़र मानी जाएगी। अगर समटाइम्स क्या होती है, आपकी जो ज़मीन है उस पर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है। सपोज गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट है तो वो गवर्नमेंट उस ज़मीन को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो कंपलसरी एक्वायर को भी ट्रांसफ़र ही माना जाएगा। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र जो वर्ड है, ये वर्ड 2 क्लॉज 47 में डिफाइन है, और इसी के अगर 47 की बात की जाए, सिर्फ सेक्शन 47 की, तो ये सेक्शन बोलती है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफ़र हैं, यूजुअली वो ट्रांसफ़र हैं, लेकिन उन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जैसे कि सपोज किसी ने गिफ्ट दी, या सपोज मैंने किसी को गिफ्ट दी, अपने फ्रेंड को गिफ्ट दी, तो ये भी तो मैं अपने फ्रेंड को दे रहा हूँ, यानी ये भी ट्रांसफ़र है एक प्रकार से देखा जाए तो। परंतु सेक्शन 47 स्पेशली बोलता है इस गिफ्ट को ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इसी प्रकार मान के चलिए कोई एचयूएफ है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये भी तो एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी ट्रांसफ़र कर रही है, फिर भी इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अकाउंट्स में कुछ टर्म आप जानते होंगे कि दो कंपनी के बीच कभी डीमर्जर होती है, इसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। अमेलगमेशन, इसको भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। हमारा कैपिटल गेन
चार्ज होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है कैपिटल एसेट होना चाहिए, अगर कोई कैपिटल एसेट ही नहीं हुई तब कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। और दूसरी बात ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए तभी वो कैपिटल गेन में चार्जेबल होगा। अगर आप किसी भी तरह ये प्रूफ कर दो कि ये कैपिटल एसेट नहीं है फिर भी कैपिटल गेन चार्ज ही नहीं होगा, या अगर आप किसी प्रकार ये प्रूफ कर दो कि ये ट्रांसफ़र नहीं है फिर भी आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन देखेंगे जो यूजुअली आपको लगेंगे कि इसमें कैसा ट्रांसफ़र, ये तो क्या ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रांसफ़र माना गया है और उसको कैपिटल गेन में चार्ज होता है। जैसे अभी अगर बात की जाए एक केस की, तो सपोज़ मशीन है जिसकी इंश्योरेंस हुई है और ये इंश्योरेंस अगर हुई है तो इसकी पैसा मिलेगी अगर जब भी ये मशीन अगर किसी कारणवश डिस्ट्रॉय होगी। सपोज़ किसी एक्सीडेंटल फायर के कारण ये मशीन डिस्ट्रॉय होगी तो अब इसके बदले कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमें कुछ अमाउंट मिला तो उस अमाउंट पर भी हमें कैपिटल गेन लगेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ मशीन तो हमने किसी को ट्रांसफ़र नहीं की है, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के सेकंड में कोई परेशानी नहीं है, मशीन तो डिस्ट्रॉय हो गई। बट इनकम टैक्स स्पेशली बोलता है अगर इंश्योरेंस कोई भी ऐसी है कैपिटल एसेट जिसकी इंश्योरेंस हुई है और अगर वो एसेट डिस्ट्रॉय होती है अगर उसको और उस पर अगर इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है तो उसको भी कैपिटल गेन में चार्जेबल किया जाएगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैपिटल एसेट क्या होती है और ट्रांसफ़र क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म का होना बहुत ज़रूरी है वरना कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक होता है शॉर्ट टर्म, अगर कैपिटल गेन या लॉस, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस भी हो सकती है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होती है। तो अगर बात करें ये शॉर्ट टर्म का हम ST शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए मैं लॉन्ग टर्म यूज कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हमें कुछ एसेट की लिस्ट दी हुई है जो अगर मान कीजिए अगर मैं बिल्डिंग की बात करता हूँ तो अगर बिल्डिंग 2 साल से ऊपर अगर आप होल्ड करते हैं उसके बाद अगर सेल करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर अनलिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं तो वो भी अगर 2 साल से, अनलिस्टेड शेयर्स मतलब ऐसी कंपनी के शेयर जो कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में और उसके शेयर्स अगर आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। और अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसकी शेयर्स अगर आप 1 साल से ऊपर की होल्ड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म नहीं होगी वो शॉर्ट टर्म होगी। मान के चलिए बिल्डिंग के केस में मैंने बोला कि 2 साल होना ज़रूरी है। अगर सपोज मैंने मान के चलिए 31 अक्टूबर 2023 को बिल्डिंग खरीदी और फिर 1 जनवरी 2024 को मैंने वो बिल्डिंग सेल कर दी। 31 दिसंबर 2023 को खरीदी और फिर मान के चलिए 1 जनवरी 2024 को सेल कर दी। तो मैंने ये बिल्डिंग होल्ड कितने की, माफ़ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी, 1 जनवरी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 31। तो अगर यहाँ से बात की जाए तो मैंने होल्ड कितना की, 1 महीना। चूँकि बिल्डिंग के केस में 2 साल अगर होल्ड करूँगा तभी ये लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म होगी तो ये शॉर्ट टर्म में कैटेगरी में आ जाएगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा
कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इससे मतलब क्यों है, मतलब ये क्यों जानना ज़रूरी है। तो एक टर्म है इंडेक्सेशन। हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट तभी मिलेगी, इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेट होती है मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल्स में, लेकिन अभी आप इतना जानिए इंडेक्सेशन के बेनिफिट तभी मिलेगी जब कोई भी एसेट ये प्रूफ हो कि ये लॉन्ग टर्म है। अगर ये लॉन्ग टर्म होगी तभी हमें इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलेगी। अगर ये एसेट लॉन्ग टर्म नहीं होगी तब हमें इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है। अब अगर आगे अगर बात करें तो एक टर्म होती है पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग से ही हमें पता चलेगी कि ये एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। जैसे कि अगर यहाँ बात करें पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो इस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 31 दिसंबर 2023 टू 31 जनवरी 2024। ओके, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें ये बात जानने में मदद करती है कि यह शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अगर सपोज कोई एसेट, मैंने कहा कि अगर ये 2 साल, जैसे बिल्डिंग 2 साल पूरी होगी तो पार करेगी तभी ये लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। और सपोज एग्जैक्टली ना एक दिन आगे या ज़्यादा ना कम 2 ही साल मैंने बिल्डिंग होल्ड की तो वो फिर शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म होने के लिए इसे 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर एग्जैक्टली एंड इक्वल टू अगर 2 ईयर होगी तो फिर ये शॉर्ट टर्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात, अगर मान के चलिए कैपिटल गेन चार्ज कब होगी, मान के चलिए मैंने लैंड प्रीवियस ईयर 2023-24 में सेल की, बट उसका पैसा मुझे मिला नहीं है अभी, ठीक है, तो वो चार्जेबल कब होगी, जिस टाइम मैं सेल करूँगा एग्रीमेंट हुई उस टाइम, उस प्रीवियस ईयर में, या फिर जिस प्रीवियस ईयर में पैसा मिलेगी उस टाइम। तो इसका जवाब है कैपिटल गेन तभी चार्ज होगी जब वो सेल होगी, पैसा मिलने या ना मिलने से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कुछ केस हैं जहाँ जिस टाइम वो पैसा मिलेगी उसी टाइम वो चार्जेबल होगी, बट अदरवाइज नॉर्मली अगर देखा जाए तो कैपिटल गेन तभी चार्ज होगी ट्रांसफ़र हुई, मतलब उस जिस प्रीवियस ईयर में ऐसे ट्रांसफ़र हुई उस प्रीवियस ईयर में वो चार्जेबल होगी कैपिटल गेन, उसी प्रीवियस ईयर में, पैसा मिले या ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ केसेस हैं, मैं आगे चल के आपको वो केसेस डिस्कस करूँगा आपसे, जहाँ पर कैपिटल गेन तभी चार्ज होगी जब वो पैसा मिलेगी। ओके, अब बात करें इसके फॉर्मेट की, कैपिटल गेन फॉर्मेट की, तो अगर फॉर्मेट में सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, मान के कोई भी क्वेश्चन है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के अकॉर्डिंग ही मान के चलिए 2 साल वाला, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो 2 साल से अगर ऊपर है या नीचे है तो उसी अनुसार यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिस्कस करूँगा, यहाँ लिखेंगे। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो STC है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। फिर अब यहाँ आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म FBC लिख रहा हूँ। यहाँ कुछ लेस एक्सपेंस, मान के चलिए मैंने कोई बिल्डिंग सेल की 50 लाख में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख, लेकिन मैंने किसी एजेंट के थ्रू सेल की वो बिल्डिंग, तो एजेंट मान के चलिए 1 लाख रुपए कमीशन ले रहा है, तो 50 लाख माइनस जो भी ट्रांसफ़र के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफ़र, वो यहाँ माइनस होगी। उसके बाद यहाँ का टोटलिंग करूँगा, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन मतलब मैंने वो कितने में एक्वायर की थी, जैसे कि मैंने कहा 50 लाख में मैंने बिल्डिंग सेल की, 1 लाख रुपया मान के चलिए मैंने कमीशन दी, लेकिन मैंने जब वो बिल्डिंग खरीदा तो वो कितने में खरीदा था, तो लेट से मैंने 20 लाख में खरीदा था, तो वो वाला अमाउंट यहाँ आएगा। और अगर
मैंने जैसे कि बिल्डिंग 2 फ्लोर की मंजिला बिल्डिंग कर दी और बाद में आफ्टर सम टाइम मैंने उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की और उस बिल्डिंग को 2 फ्लोर से कन्वर्टेड इनटू 3 फ्लोर कर दिया। तो उसको बोलेगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो भी यहाँ ऐड होगी। ये दोनों मान के चलिए ये माइनस होगी, ये यहाँ जो भी है अमाउंट आएगी, अब फिर ये दोनों माइनस हो जाएगी, तो फिर जो भी फाइनल अमाउंट बचेगी वो हमारी कैपिटल गेन कहलाएगी। ओके, अब मैं एक सेक्शन की बात करता हूँ जो सेक्शन है 50C। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डीम्ड फुल कंसिडरेशन, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सपोज अगर मान के चलिए एक बिल्डिंग है जो मैंने 50 लाख में सेल की, फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगी 50 लाख अभी तक का, अगर जितना मैंने डिस्कस किया उस अनुसार से। बट उस बिल्डिंग की अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखा जाए तो जिस टाइम ट्रांसफ़र हो रही थी उस टाइम उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 75 लाख थी। ओके, तो हम लोग इस कंडीशन में चेक करेंगे, अगर जितने में मैंने सेल की उसकी 110% से भी ज़्यादा अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तो फिर हम लोग स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को एज ए फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे। मतलब मान के चलिए जैसे मैंने 50 लाख में बिल्डिंग सेल की तो इसका 110% कितना आएगा, 55 लाख। 55 लाख से ज़्यादा 75 लाख, यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 75 लाख है कि इस बिल्डिंग की प्राइस 75 लाख होनी चाहिए। तब फिर ऐसे में भले ही मैंने इसे 55 लाख में सेल की हो, बट ये जो फॉर्मेट में अगर हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे तो फिर हमें 75 लाख लेना पड़ेगा, फिर हम 55 नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट यही सोचेगी कि आपने ये 75 लाख से कम में सेल ही नहीं किया, इस चलते हमें मजबूरन 75 लाख ही लेनी पड़ेगी। अगर सपोज मान के चलिए 75 की जगह मैंने अभी भी सेल की 50 लाख में ही, ओके, बट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख। अब इसका 110% निकालेंगे तो ये आएगी 55 लाख, जो कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है। अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 110% तक कम है, तो फिर इस केस में फिर FBC जब फॉर्मेट में हम लोग कंप्यूट करेंगे तो फिर 50 लाख ही लेंगे, फिर यहाँ 52 लाख लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इस चलते पहले चेक करेंगे जो भी हमने कंसिडरेशन लिख की है उसकी 110% कितनी आ रही है। अगर उसकी 110% से भी ज़्यादा अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तो फिर हमें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ए कंसिडरेशन कंसिडर करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टाम्प ऑफ ड्यूटी किस डेट का कंसिडर किया जाए। मान के चला कि बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की एग्रीमेंट की डेट अलग हो सकती है और रजिस्ट्रेशन की डेट अलग हो सकती है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू किस टाइम का कंसिडर करें, एग्रीमेंट का या रजिस्ट्रेशन वाली डेट का। तो नॉर्मली तो रजिस्ट्रेशन वाली डेट का ही कंसिडर करते हैं, बट अगर सपोज 1 अप्रैल 23 को एग्रीमेंट हुआ बिल्डिंग के लिए, ओके, और उस टाइम मान के चलिए जो सामने वाली जो पार्टी जिसने बिल्डिंग खरीदा उसने कुछ एडवांस पेमेंट की, कुछ एडवांस मुझे पेमेंट की, ओके। इसमें ज़रूरी नहीं है कितनी एडवांस, बट कुछ मान के चलिए अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसने 10,000 भी अगर पेमेंट कर दी, ओके, लेकिन प्रेस्क्राइब मोड में, कैश नहीं। अगर उसने प्रेस्क्राइब मोड में पेमेंट की कर दी है एग्रीमेंट वाले दिन
तब फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी कंसिडर किया जाएगा तो वो इस एग्रीमेंट वाला दिन का ही कंसिडर किया जाएगा। बट अगर उसने एडवांस पेमेंट नहीं की, फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम लोग रजिस्ट्रेशन वाली डेट का लेंगे। ओके, ये आपको कुछ क्वेश्चन में जब मैं डिस्कस करूँगा तो ये कितना ज़रूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम लोग को किसी प्रॉपर्टी को अगर हमें पता चले कि उस प्रॉपर्टी को हम लोग खरीदने वाले हैं तो हमें उसको एडवांस पेमेंट कर देना चाहिए प्रिस्क्राइब मोड से, क्योंकि अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से हमें फ़ायदा होती है। क्योंकि अगर भविष्य में अगर हमने अगर एडवांस पेमेंट नहीं की और उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर बढ़ गई तो फिर हमें इस स्टाम्प ड्यूटी पे जो भी मतलब कि गवर्नमेंट पे जो भी टैक्स लगेगा, मान के चलो अगर सेल करने पे, तो वो उस रजिस्ट्रेशन वाले स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर उसने अगर एडवांस पेमेंट कर दी तो फिर हमें एग्रीमेंट वाला स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा जहाँ भी यूज होगा। अब अगर आगे बढ़ें तो एक सेक्शन आती है सेक्शन 50 CA, जो कि है अनलिस्टेड शेयर्स के लिए। अगर अनलिस्टेड शेयर्स अगर 2 साल से ज़्यादा अगर कोई होल्ड करता है तो उसको लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। ओके, अब इसके अगर लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स की बात करें तो सपोज मैंने जो सेल किया 25 रुपये पर शेयर मैंने सेल किया। ओके, RS 25 पर शेयर, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 26 रुपये पर शेयर। ओके, तब फिर हमें 25 की जगह फुल वैल्यू कंसिडरेशन 26 लेना पड़ेगा। मतलब ये एक स्पेशल केस है। बिल्डिंग में हमने डिस्कस की कि अगर 110% से ज़्यादा अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आएगी तब स्टाम्प ड्यूटी ऑफ कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ 110% का बात ही नहीं कर रहा, यहाँ अनलिस्टेड शेयर से मैं बोल रहा है अगर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है और अगर मैंने अगर उससे कम में सेल की शेयर्स को तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू को ही एज ए कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है सेक्शन 50D, जिसके अकॉर्डिंग अगर कहीं भी बेसिक कंसिडर मतलब फुल वैल्यू कंसिडरेशन एसेटेनेबल नहीं है तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू को ही एज ए फुल वैल्यू कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसा जहाँ कि हम वहाँ पे फुल वैल्यू कंसिडरेशन नहीं पता कर सकते हैं तो फिर उस टाइम की जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही एज ए फुल वैल्यू कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जिससे हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा वो क्वेश्चन बनाने से ही आएगा और अल्टीमेटली हमारा एम है एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो इस चलते अगर आप मैं जितना भी 60 से 70 80 क्वेश्चन जो भी डिस्कस करूँगा, अगर वो सारा अगर आप साथ साथ में अगर बनाते जाते हो विथ अंडरस्टैंडिंग तो आई बिलीव कि कैपिटल गेन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो अगला टर्म हमारा जो है वो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे कि मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म होने पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बट शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अभी के लिए अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला की बात करें तो ये निकाली जाती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आपने खरीदी थी, उसके बाद जिस ईयर ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन का लिस्ट रहेगी, उस इंडेक्सेशन का जो भी उस ईयर की जो भी जिस ईयर आपने इसको ट्रांसफ़र की। ओके, तो ट्रांसफ़र वाली प्रीवियस ईयर की कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे। ओके, और डिवाइड फिर जिस टाइम आपने एक्वायर की थी उस टाइम की कॉस्ट, उस प्रीवियस ईयर की कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे। मान के चलिए मैंने कोई एसेट एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो 1 नवंबर 2001 को लिया। ओके, 1 नवंबर
2001 और मैंने इसको सेल किया मान के चलिए 15 अक्टूबर 2023। तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर 2001 टू, और ये प्रीवियस ईयर हुआ 2023-24। तो अगर एक्वायर किया था मान के चलिए 5 लाख में, ओके, तो अब इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जाए तो ये 5 लाख। अब हमारा आएगा ट्रांसफ़र। मैंने इसको ट्रांसफ़र किया प्रीवियस ईयर 2023-24 में। तो 23-24 का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आप बुक से चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्प्ले कर दूंगा। ये है 348। तो 348 डिवाइडेड बाय एक्वाइजेशन ऑफ प्रीवियस ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जिस टाइम एक्वायर किए थे उस टाइम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या थी। तो 2001-2 की कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स थी 100, तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैलकुलेट करने पे जो भी अमाउंट आएगा उसको एज ए कॉस्ट लिया जाएगा, मतलब ये हमारा कॉस्ट माना जाएगा। ये अमाउंट को कॉस्ट माना जाएगा, ना कि 5 लाख। अगर सपोज 1 करोड़ में वो बिल्डिंग मैंने सेल की जिसको मैंने 2001 प्रीवियस ईयर 2001-2 में खरीदी थी, तो अब इसका अगर कैलकुलेट करें, एक सेकंड मुझे कैलकुलेटर लेने दीजिए। तो मान के चलिए 1 करोड़ में फुल वैल्यू कंसिडरेशन मैंने सेल की, ओके। तो अब इसका निकालेंगे कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रही है 17,40,000। 17,40,000 ये कैलकुलेट करने पे, मतलब इसकी अमाउंट जो भी आ रही है कैलकुलेट करने पे ये 17,40,000। तो अब मैंने 1 करोड़ में सेल की तो इसका माइनस करेंगे, फिर 1 करोड़ से तो 82,60,000। ये हमारा कैपिटल गेन कहलाएगा, सीजी मतलब कैपिटल गेन, और यही फिर ये टैक्सेबल होगा 82,60,000। दोस्तों अगर इंडेक्सेशन की बात करें तो जो भी एसेट 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी गई है उसी पे इंडेक्सेशन मिलेगा, मतलब 1 अप्रैल 2000 को या उसके बाद जो भी एसेट हमने खरीदा है और उसको अगर वो लॉन्ग टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सेशन होने के लिए एसेट की लॉन्ग टर्म होनी ज़रूरी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है तभी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सपोज मान के चलिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 2000 प्रीवियस ईयर 2001-2 से अभी करंट प्रीवियस ईयर 2023-24 तक दी हुई है, ओके। तो मान के चलिए कोई एसेट है जो हमने 1990 में खरीदी थी, तो फिर उसका कैसे निकाला जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, क्योंकि उसका तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ही नहीं दी हुई है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, मान के चलिए 1990 में जो हमने बिल्डिंग खरीदी उसकी वैल्यू है 5 लाख, उस टाइम हमने खरीदी थी 5 लाख में, ओके। लेकिन 1 अप्रैल 2001 को यानी कि प्रीवियस ईयर 1-2 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी मान के चलिए 35 लाख, ओके। तब जब भी हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम 5 लाख के बजाय ये 35 लाख को कंसिडर करेंगे, ओके। तो अब हम लोग जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो 35 लाख इंटू फिर 2001-2 की कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 और अभी की हम लोग जानते हैं 348। तो अब इस प्रकार इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली जाएगी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग एक्चुअली में किए थे 5 लाख में, बट ये हमें ऑप्शन रहती है कि हम 35 लाख को कंसिडर करें।
मैंने कहा ये ऑप्शन रहती है। सपोज़ अगर मान के चलिए तो चलिए तो को फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख के बजाय ये ओनली हो गई थी 3 लाख, तब फिर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा नुकसान होगा, फिर हम 5 लाख को ही कंसीडर करेंगे। ओके, लेकिन अगर सपोज़ ये 35 लाख हो गई थी, जैसे मैंने पहले केस में डिस्कस की थी, तब फिर हमें यहाँ 35 लाख लेंगे। अब अगर आगे चलें तो कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर वो लॉन्ग टर्म भी हुई, फिर भी उस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। ये कुछ केसेस हैं, बस वो हम आगे आपसे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बात करें तो बॉन्ड या डिवेंचर पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलती है, लेकिन अगर वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है या फिर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट है, तो फिर उस पर इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है। या फिर ऐसा बॉन्ड जो आरबीआई के द्वारा यूज हुई है, तो भी उस पर इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है। ओके, उसका कुछ केस हैं, लेकिन नॉर्मली यही जानिए कि कुछ केसेस पे है इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है, बट कुछ केसेस में 2-4 केसेस है जिसपे इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलती है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। तो अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन करवाएँगे, अगर आप वो क्वेश्चन को कर ली हैं, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में जुड़ने के लिए, और अब से मैं ये कंटिन्यूस इस वीडियो डालता रहूँगा। और सबसे पहले हम लोग ये कैपिटल गेन इस चैप्टर को हमने शुरू किया है, तो इस कैपिटल गेन चैप्टर को ही सबसे पहले हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, मैं यहाँ ओवरऑल सारे हेड और सारे चैप्टर आपसे इनकम टैक्स की डिस्कस करूँगा। ओके, सो इसी प्रकार चैनल में जुड़े रहिए। धन्यवाद।